guys, welcome back to Venus Law classes. So guys, in last video we have started with the lecture series on TPA. उसमें हमने basic concepts की बात की थी. What are the various terminologies जो TPA में use होंगी. So हम सारी terminologies को cover कर चुके थे. आज के इस lecture में हम start कर रहे हैं from section number 1, जहाँ से हम extent और application जानेंगे. फिर विल बी मूविंग टू द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि कल मैंने ये छोड़ दिया था. मैंने आपको बताया था कि हम इसे अलग से वीडियो में कवर करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या होती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. पहले एक्सटेंड की बात करते हैं. सो दिस एक्ट इट इज एक्सटेंडिंग टू होल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी एक्सेप्शन नहीं है. जम्मू एंड कश्मीर इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, सारे ही इंडिया पे अप्लाई होगा. Except the territories which immediately before this date, 1st of November 1956, they were comprised in Part B states or in the state of Bombay, Punjab and Delhi. तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आपकी जो स्टेट है, जो आपकी टेरिटरी है, if it is coming within the Part B या फिर स्टेट of Bombay, Punjab and Delhi, so in that case this act will not be applicable. लेकिन यहाँ पर लिखा कि but this act or any part thereof may by notification in the official gazette, कि अगर आप notification ले आओगे तो हम इस पे भी इसको extend कर सकते हैं. Now who can extend, कर कौन सकता है, who is the appropriate authority, it is the state government. अगर state government चाहे तो वो इन स्टेट्स पर भी इस एक्ट की एप्लीकेशन कर सकती है. सो अब पंजाब में क्या हुआ, 3 सेक्शंस वर एक्सटेंडेड. सेक्शन नंबर 54 दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेल एक्सेट्रा. फिर हमने 123 गिफ्ट्स एक्सेट्रा, 107 लीज से डील करता है. तो हमने इन स्पेसिफिकली इन सेक्शंस को पंजाब में एप्लीकेबल कर दिया. फिर क्या हुआ, 1st of November 1966 में हरियाणा एक न्यू स्टेट बना. हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम पंजाब. अब क्वेश्चन उठा कि क्या ये जो आप सेक्शंस की बात कर रहे हो, वेदर इट विल बी एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हरियाणा. इस पे एक जजमेंट आया, श्यामलाल वर्सेस दीपा, 2016 का जजमेंट था, 3 जजेस बेंच. तो इन्होंने कहा कि हम इसको हरियाणा पे भी ये इक्वली एप्लीकेबल होगा. सो इट इज श्यामलाल वर्सेस दीपा, 3 जजेस बेंच डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. इट हेल्ड दैट यस इट वुड बी एप्लीकेबल. अगर हम दिल्ली की बात करें तो एंटायर एक्ट वाज मेड एप्लीकेबल दिल्ली पर 1962 में. और अगर हम बॉम्बे की बात करें तो 1954 में हमने इसको क्या किया, 60 होगा यहाँ पे, इसको हमने अप्लाई कर दिया. तो अगर हम अब मेजरली बात करें तो ये होल ऑफ इंडिया पे ही लगता है, एक्सेप्ट वो जो आपकी टाउन्स एक्सेट्रा अलग से दे रखी हैं. तो अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे अगर, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि इन प्रोविजंस की, जैसे सेक्शन नंबर 54 रिलेटिंग टू सेल, हाउ सेल मेड एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एक्सेट्रा, कि आप सेल को कैसे इफेक्ट करते हो, अलॉन्ग विद द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जहां पर कहा है कि अगर 100 या 100 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इन दैट केस इट हैज टू बी मैंडेटरली, ये मैंडेट है, मैंडेटरली रजिस्टर्ड. तो वहां पर आप चाहो तो 51 का एग्जम्पशन कर सकते हो, 59 का कर सकते हो, विच इज द प्रोविजन डीलिंग विद द मॉर्गेजेस when to be by assurance. Then section number 107 which is related to the lease, की लीज आपको कब रजिस्टर करना होता है, तो आप उसको भी एग्जम्प्ट कर सकते हो. देन लास्टली द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गिफ्ट, और इनको आपको पढ़ना है रेड विद रजिस्ट्रेशन एक्ट. अब गाइस ये अथॉरिटी हमने क्यों दी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कहीं कहीं पर एग्जम्प्ट कर सकती है, ईदर रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली, किसी भी स्टेट को इन प्रोविजंस के एप्लीकेशन से. ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम बोल रहे हैं कि सेल का रजिस्ट्रेशन इट इज मैंडेटरी, जब मैं ऐसा कह रही हूँ, या फिर मैं बोल रही हूँ जो लीज है इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए, तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा का क्वेश्चन आता है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. आप रजिस्ट्री कराने जाओगे तो देयर इज अ रेवेन्यू दैट इज गोइंग टू द गवर्नमेंट. अगर आपको इससे एग्जेम्पशन देना है पार्टीज को, स्टेट के लोगों को, तो फिर आप इस
प्रोविजंस को एग्जम्प्ट कर सकते हो। फिर अगर सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 100 रुपये से ज़्यादा भी है, तो अगर इस स्टेट को, यूपी को अगर एग्जम्पशन मिल रखा है, तो फिर मैं सेल को रजिस्टर क्यों करवाऊंगी, हो सकता है मैं अपनी स्टैम्प ड्यूटी बचाऊं। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड। आई होप आपको समझ आया होगा। अथॉरिटी इज हैविंग द स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटी इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। हमें जो मेनली इससे पता चलेगा कि टीपीए का ऑपरेशन कैसा है। 2A और 2D मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, फिर भी पढ़ते हैं इसको। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या टीपीए रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है गाइस, जब किसी लॉ को हम बैक डेट से अप्लाई करते हैं, बैक डेट से किसी लॉ को अप्लाई करें तो हम उसे बोलते हैं एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अगर मैं आज की डेट पर एक लॉ लेकर आऊं, लेकिन मैं बोलूं कि 3 साल से, इस आज की डेट से 3 साल पहले भी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, एक्ट उस पे भी लगेगा, तो मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि एक्ट हमारा रेट्रोस्पेक्टिव होगा। लेकिन जब एक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, तो इसका मतलब होता है कि पहले की जो भी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं वो तो सेव्ड रहेंगी, बट आज की डेट के बाद जो भी होगा दैट इज गोइंग टू बी गवर्न्ड बाय दिस लॉ। तो हमें ये पता चलेगा कि क्या टीपीए रेट्रोस्पेक्टिव है और इज इट दी प्रोस्पेक्टिव। तो सेक्शन नंबर 2 तो आपको वही बोलता है, 2A, कि जो भी पहले चीजें रिपील नहीं करी हैं, हम इस एक्ट से रिपील नहीं करी हैं, तो वो जैसे थी वैसे ही रहेंगी। फिर हमने कहा कि जो टीपीए है, कोई भी टर्म्स और इंसिडेंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है ऐसी चीजें जो इनहेरेंटली और नेचुरली अटैच होती हैं किसी प्रॉपर्टी से। आप इसमें ईजमेंट्री राइट का भी एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज द राइट टू वे, अगर ईजमेंट्री वो अटैच्ड है, जो कंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और अलाउ कर रखे हैं फॉर फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ इनफोर्स, किसी लॉ ने अलाउ कर रखा है। जैसे ईजमेंट्री जो राइट्स होते हैं उसके लिए आपका ईजमेंट एक्ट है अलग से। इफ इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ टीपीए तो वो भी जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट 2C, any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act comes into force। तो इस लॉ से आने से पहले जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज हैं और एनी रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट और लाइबिलिटी, टीपीए उसको भी अफेक्ट नहीं करता, मीनिंग देयर बाय द एक्ट इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। एक्ट हमारा प्रोस्पेक्टिव है। तो हमें एक आंसर मिला यहाँ से। फिर हमने डी में, मैं आपको लास्ट के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम ऑपरेशन बाय लॉ, ऑर्डर बाय कोर्ट ऑफ अ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, उस पे हम टीपीए को, उन ट्रांजैक्शंस पे टीपीए इज नॉट एप्लीकेबल, ऑफ कोर्स द एक्सेप्शंस आर देयर, और उसको मैं लास्ट की वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सो गाइज प्लीज चेक आउट द वीडियो। Lastly, they are saying कि nothing in this will be applicable to rule of Mohammedan law। इसको भी मैंने लास्ट की वीडियो में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, so there is no need to reiterate that now। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 3 पर, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसमें आपको काफी चीजों का बताया गया है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, थिंग्स अटैच टू अर्थ, इसका क्या मतलब होता है। फिर इट इज डीलिंग विद इंस्ट्रूमेंट्स, द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अटेस्टेड, रजिस्टर्ड, एक्शनेबल क्लेम्स एंड नोटिस। ये हमारे क्या है, कॉम्पोनेंट है, किसके, कॉम्पोनेंट सेक्शन नंबर 3 के। बट हम आज की क्लास में अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। विल बी ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या होता है। सो पहले हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाएंगे कि उसमें एज पर दैट एक्ट टीपीए की इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होगी। तो गाइस जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ लीगल डिक्शनरी। अगर आपको कोई टर्म नहीं पता तो आप यहाँ से उसका मीनिंग ले सकते हैं, बट अभी के लिए हम जा रहे हैं। अदरवाइज सेक्शन नंबर 3 ऑफ टीपीए डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये कहता है कि लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी अगर ओपन लैंड होगा तो दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी।
बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, कि कोई भी अगर बेनिफिट अराइज हो रहा है लैंड से, जैसे अगर हमें रेंट रिसीव करने हैं किसी हाउस प्रॉपर्टी से, किसी शॉप से आपको अगर रेंट कलेक्ट करना है, सो क्वेश्चन उठता है इज इट द इमूवेबल प्रॉपर्टी? आंसर इज यस. So benefits arising out of land, they are also the immovable property. इसको आप ये भी बोलते हो प्रॉफिट्स ऑफ पेंड्रे. तो यहाँ पे रिटन है. फिर लास्टली कहते हैं वॉट एवर थिंग्स अटैच टू अर्थ, उसको भी हम क्या कहते हैं, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है. इसको आप कहते हो डॉक्ट्रीन ऑफ फिक्सचर्स. मतलब जिस चीज को हमने अर्थ पे अटैच किया है तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, और इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ फिक्सचर्स. फिर हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3 टीपीए. ये क्या डेफिनेशन देता है फॉर द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी? ये आपका राजस्थान में आया था, जो अभी राजस्थान का एग्जाम हुआ था, उसमें दे हैव आस्क्ड यू कि इमूवेबल एज पर द टीपीए इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है. डीयू एलएलएम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है. सो आप इसको याद रखना. इमूवेबल प्रॉपर्टी इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, जैसे बैम्बू वगैरह का जो भी होता है लकड़ी, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते. क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो फर्नीचर बनाने के लिए हमें कोई लकड़ी चाहिए, तो उसका ये पहले से ही डिसाइडेड है कि हम इसको कट करेंगे एंड विल बी मेकिंग द फर्नीचर. सो उसका इंटेंशन ही ऐसा नहीं है कि हम उसे लॉन्ग टाइम में ऐसे यूज करने वाले हैं एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, सेम लॉजिक इज देयर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्सो. इसको भी आप हार्वेस्ट करते ही हो, एंड द ग्रास ऑल्सो. So it does not include standing timber, growing crops और grass. फिर टीपीए में आपको मीनिंग दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंग्स अटैच टू द अर्थ. मैंने आपको पहले बताया नहीं था जनरल क्लॉजेज एक्ट में कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमें डेफिनेशन में ही मीनिंग दे रखा है, तो हम इसी पे चलेंगे. थिंग्स अटैच टू द अर्थ का मतलब होता है ऐसी चीजें विच आर रूटेड इन द अर्थ, जैसे ट्रीज और श्रब्स, दे आर रूटेड इन द अर्थ, मतलब वो जमीन की मिट्टी से ही आप उसको कर रहे हो. सो दैट इज द आइडिया. देन एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग्स. एम्बेडेड इन द अर्थ का मतलब ये होता है, जैसे अगर सपोज करो ये लैंड है, अगर यहाँ पे हमने सॉइल है, पहले तो हम सॉइल को क्या करते हैं, डिग करते हैं. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक फाउंडेशन को ले डाउन करते हैं. जैसे वॉल बनानी है तो पहले आपको थोड़ा सा जमीन को खोदना पड़ेगा, फिर यू विल बी लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ वॉल. फिर हम उसको मिट्टी को वापस से डालते हैं, दोबारा से रिफिल कर देते हैं, देन द फाउंडेशन इज लेड डाउन. तो हम कहते हैं दोज आर द थिंग्स विच आर एम्बेडेड इन द अर्थ, वॉल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. लास्टली कहते हैं अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड. जैसे पहले तो आपको पता चल गया है व्हाट इज सो एम्बेडेड, जैसे कि वॉल. अब हम वॉल में खिड़की दरवाजे भी तो लगाते हैं, विंडोज एंड द डोर्स. सो which is embedded, which is attached to what is embedded for the permanent beneficial enjoyment. तो हम घर के दरवाजे क्यों बनाते हैं, so that हम रूम में एंटर कर सके, बाहर आ सके. so वो एक permanent beneficial enjoyment है. so that is also a movable immovable property. वो भी immovable property होगा. फिर क्या मूवेबल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करता है टीपीए? आंसर इज नो. सो टीपीए डज नॉट डिफाइन मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए फिर हम जाएंगे 336 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट. यहाँ पे बोला गया कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि हर प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ना हो. तो इससे हमें बहुत अच्छी वो नहीं मिली. आप आईपीसी की डेफिनेशन ले सकते हो मूवेबल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो अब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी बताना चाहिए व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. और वैसे भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट तो लोगों के पैसे लगवा रहा है, तो हमें यहाँ तो ज्यादा पता होना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है. सो 2(6) में बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस. गाइस एग्जाम्पल याद रख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी. राइट टू वे, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ
फिर ये आपको यही कह रहे हैं, पहले दे आर गिविंग यू अ लिस्ट सर्टेन एग्जांपल्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन आप इसमें कर सकते हो, और भी कैटेगरीज यू में ऐड टू, then things attached to the earth or permanently fastened to anything which is so attached to the earth, but not standing timber, growing crops or grass. अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो कि एक वाइड डेफिनेशन है रजिस्ट्रेशन एक्ट की, दिस इज वाइड। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी को भी बताता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो, सो इट इज स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, फ्रूट्स अपॉन एंड जूस इन ट्रीज, जो फ्रूट्स हैं उसको ये बोलता है कि इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि फ्रूट को भी तो हम आफ्टर दैट सेल ही करेंगे, सो जब फ्रूट्स को हम बेचेंगे तो वो गुड्स में ही कवर होगा। एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन except immovable property. So this is the definition that is being given by the Registration Act for the immovable property. अब guys कुछ टेस्ट दिए गए, there are two tests how to determine whether a particular property is movable or not. तो अगर हम किसी whether any movable property attached to earth has become immovable property or not, कि क्या अगर हमने किसी movable property को attach करा तो whether by the fact of mere attaching will it become the immovable property, इसके लिए हमारे को टू टेस्ट हैं दिए गए। तो पहला टेस्ट कहता है डिग्री ऑफ अनेक्सेशन, कि क्या डिग्री है कि आप किस तरीके से अनेक्स कर रहे हो वो मैटर करता है। जैसे अगर हम एक इंजन है, कोई इंजन है, अगर हम उसको बिल्कुल ऐसे फिक्स कर देते हैं कि आने वाले कई सालों के लिए इंजन ऐसे ही रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हो सकता है हम उसे मूवेबल प्रॉपर्टी माने, बट देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला। सो हॉलैंड वर्सेस हॉक्सन, इसमें कहा गया था कि if the thing is merely resting upon the earth, तो हम कहेंगे that is मूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर वही चीज को हम ऐसे अटैच कर देंगे कि द पर्पस इज नॉट ऑफ मियर रेस्टिंग, रादर द पर्पस इज टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट परमानेंटली, तो फिर हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। इट इज हॉलैंड वर्सेस हॉक्सन। फिर सेकेंडली हमने देखा व्हाट इज द ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ एनेक्सेशन, इसमें मैटर करती है कि क्या इंटेंशन थी, पर्पस क्या था कि आपने क्यों अनेक्स किया है। जैसे अगर टेनेंट कोई एक फैन लेकर आया, अगर सपोज करो आप किराए पे रहते हो और आप टेनेंट हो और आप एक फैन लेकर आए, तो हम कह सकते हैं दैट फैन इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू विल बी मूविंग आउट फ्रॉम द हाउस तो यू विल बी टेकिंग योर फैन अलोंग विद यू। अगर आपको पैसे मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा, अगर लैंडलॉर्ड आपको पैसे नहीं दे रहा तो आप अपना फैन क्यों छोड़कर जाओगे। लेकिन अगर वहीं पे लैंडलॉर्ड इसी काम को करे तो हो सकता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाए। सो इट डिपेंड्स कि आप क्यों कर रहे हो किसी काम को। So guys, this was the immovable property and movable property discussion. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। So आगे आगे हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी नेक्स्ट की वीडियो में। फिर विल बी मूविंग टू एक्शनेबल क्लेम्स, कि एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, और सेक्शन नंबर 5 which is a very important section from the mains perspective also, will be starting with this. Thank you so much. Stay tuned with the channel, keep watching the videos and like also, subscribe the channel also. Thank you.